Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Bashir and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम zoo 510 का लेक्चर नंबर जो है 182 से व्हाट इज़ फोरेज यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ जो है वो हम देखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो यही है कि व्हाट इज़ फोरेज। फोरेज की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। फोरेज में बेसिकली ऑल जो वेजिटेबल मैटर है जो कि हम एनिमल्स के लिए एज ए फीड के तौर पर यूज़ करते हैं उसको हम फोरेज बोलते हैं। उसमें खुश्क जो घास है जो है की फॉर्म में स्टोर होता है वो भी शामिल है, इन सील्ड स्टेट यानी उसका साइलेज भी शामिल है, और फ्रेश जो हम ग्रास वगैरह या वेजिटेबल काटते हैं वो भी शामिल है। तो ये जो है इसकी आपने याद रखना है, ये नॉन वेजिटेरियन यानी वेजिटेबल पार्ट है। नेक्स्ट है कि व्हाट कैन यू डू विद फोरेज। फोरेज के साथ आप क्या करते हो, इसका मतलब इस्तेमाल क्या है। तो पहले तो ये ग्रेजिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कहीं पास्चर है, पास्चर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, कोई भी हमने घास वगैरह या प्लांट्स वगैरह वहाँ पे उगवाए हुए हैं तो क्या होगा, हम ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स को वहाँ छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है कि मशीन हार्वेस्ट एंड स्टोर इट, इसको हम हार्वेस्ट भी कर सकते हैं काट के, फिर इसको स्टोर कर सकते हैं है या साइलेज की फॉर्म में, और बाद में ये एनिमल्स के फीड के तौर पर काम करता है। फोरेज क्या करता है, इसका यूज़ ये है कि फोरेज अलाउ करता है, बेनिफिट इसका अगर आ गया तो ये बताना है, यूटिलाइज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप। एक एग्रीकल्चर जो क्रॉप है उसका क्राइटेरिया बढ़ा देता है उस जगह पे, उस लैंड पे वेयर अदर क्रॉप्स कांट बी प्रोड्यूस, जहाँ पर दूसरी क्रॉप्स पैदा नहीं की जा सकती। मसलन जो फोरेज की क्रॉप्स हैं ना वो स्पेसिफिक हैं जिनका फोरेज बनता है, जिनको हम फोरेज कहते हैं। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो फोरेज में शामिल नहीं हैं। तो कुछ ज़मीन या लैंड ऐसी होती हैं जहाँ पर सिर्फ फोरेज वाली जो है क्रॉप्स जो है उगाई जा सकती हैं, बाकी जो क्रॉप्स हैं वो नहीं उगाई जा सकती। तो इसका ये बेनिफिट है कि इससे हमारा एरिया कवर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास दो तरह की इसमें आती हैं एग्ज़ाम जो कि फोरेज में शामिल है। फोरेज किस किस का बनता है, ग्रासेस का। अब ग्रासेस की मुख्तलिफ इकसाम हो सकती है, टिमोथी है, ऑर्चिड ग्रास है, केंटुकी ब्लू है, फेस्क्यू जो है, ये सारी ग्रासेस की इकसाम है जिनका हम है या साइलेज बना सकते हैं। इसके अलावा लेग्यूम्स यानी बीजदार जो पौधे होते हैं छोटे, उसमें वाइट क्लवर है, अल्फ़ा अल्फ़ा है, लैंडिनो क्लवर है, रेड क्लवर है। तो इन क्या आपने नेम जस्ट याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सिंग फोरेज स्पीशीज़। मिक्सिंग किसे कहते हैं, मिक्सिंग बेसिकली हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जो है हम फोरेज की इकसाम लेंगे, मुख्तलिफ हमारे पास कुछ मुख्तलिफ इकसाम के ग्रास मौजूद हैं, ठीक है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के, उनको हम मिक्स करना चाहते हैं। तो हमें एक जितने भी हम ग्रास या स्पीशीज़ ली हैं उनके हमें ट्रेड्स पता होने चाहिए कि उनकी खूबियाँ क्या हैं। हाँ, जो ग्रास है या लेग्यूम्स प्लांट है उसका टेम्परेचर मुख्तलिफ होगा, वो मुख्तलिफ टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत उसके अंदर होगी, कोल्ड को बर्दाश्त करने की सलाहियत मुख्तलिफ होगी, उसको स्टोर करने की जो सलाहियत है उसके अंदर स्टोर होने की सलाहियत जो है वो मुख्तलिफ होगी। तो दो तरह की मिक्सिंग हो सकती है, एक होती है अग्रेसिव विज पैसिव, ठीक है, दो तरह की है। अग्रेसिव में क्या होता है, मेनली जो होता है ये कम मेहनत वाला काम है, इसमें कोई हमें एनर्जी इनपुट नहीं देनी पड़ती, लेकिन ये ज़्यादा क्लियर नहीं होता, ज़्यादा ठीक ये वर्क नहीं है अग्रेसिव जो मिक्सिंग होती है। इसमें जो हमें आउटपुट मिलती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और जो पैसिव है इसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, हमें वक्त देना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन इसकी जो आउटपुट होती है वो भी हमें अच्छी मिलती है बदले में। नेक्स्ट जो है वो कौन कौन सी खूबियाँ हैं जो फोरेज बनाने वाली फोरेज की क्रॉप्स की स्पीशीज़ के अंदर होनी चाहिए, प्लांट्स के अंदर होनी चाहिए जो फोरेज के तौर पर यूज़ होते हैं, जैसे ग्रासेस हैं और लेग्यूम्स प्लांट्स हैं। सबसे पहले तो हमने उनकी देखनी है कि वो कौन सा जो भी स्पीशीज़ है ग्रास की या फिर प्लांट की, वो उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की पावर कितनी है, वो कितनी ज़्यादा नाइट्रोजन उसके अंदर जो रूट्स के ज़रिए, ठीक है, रूट न्यूड्यूल्स बना के वो जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल है, वो किस एलिमेंट की किस के साथ मुख्तलिफ है, प्लांट की किसके साथ। इसके अलावा हीट टॉलरेंस की, वो टेम्परेचर कितना बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, यानी इस माहौल की जो अंदर है टेम्परेचर का प्रेशर है या स्ट्रेस है वो किस तरह बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद है फास्ट जर्मिनेशन, यानी किन कंडीशंस के अंदर वो जल्दी जल्दी ग्रो हो जाता है, किन कंडीशंस में वो जल्दी ग्रो नहीं होता। वेट टॉलरेंस यानी पानी की मौजूदगी या फिर ज़्यादा सर्दी की मौजूदगी को वो किस तरह बर्दाश्त करता है। सोड ट्रुफ ग्रास फॉर्मेशन प्लेटिबिलिटी, यानी कि जहाँ पर हमने ग्रासेस वगैरह उगाए होते हैं उसके साथ एक्स्ट्रा जो प्लांट्स की या वीड्स वगैरह जो उगाती हैं उनकी वजह से किस तरह ये वीड्स का या पेस्ट का स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती हैं। समर डोमेंसी होती है बेसिकली
अब ये कह रहे हैं कि कुछ बीज या कुछ प्लांट जो होते हैं वो एक ख़ास वक्फे के लिए, वक्त के ड्यूरेशन के लिए अपने आप को ग्रोथ करने से रोक लेते हैं, वो डॉर्मेंट हो जाते हैं स्लीपिंग एरिया में, स्लीपिंग जो है ना उनका ड्यूरेशन उसमें चले जाते हैं। तो समर इसकी आम मिसालें हैं, जैसे हम घरों में गंदम के दाने यूज़ करते हैं, सारा साल हम लोग खाते हैं, ठीक है, गंदम पिसवा के। वो जो गंदम के दाने होते हैं वो भी एक डोमेसी फॉर्म में होते हैं। जब गंदम के दोबारा उगने का टाइम आता है, वही साल आता है, तो गंदम के दाने जो होते हैं वो ज़मीन के बोए बगैर खुद ही जो होता है वो ब्रांचेस निकाल के उगना या जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस वक्त उनकी डोमेसी ख़त्म हो जाती है। इस तरह आलू या प्याज आपके घर में जो होते हैं वो भी खुद जो है कुछ दिन बाद जो है, जब तक उनका डोमेसी पीरियड होता है, वो खुद ब खुद अपनी ब्रांचेस जर्मिनेशन की नहीं निकालते। लेकिन जैसे ही उनका डोमेसी पीरियड ख़त्म होता है तो आलू बुड्स बना लेते हैं, जो प्याज होती हैं वो अपनी ब्रांचेस से ग्रोथ वाली निकाल लेते हैं। तो ये होती है समर डोमेसी। हेयर ग्रेजिंग, ठीक है, और क्या है कि कौन सा जो ग्रास है वो हे के लिए यूज़ होगा, कौन सा है जो हम जिसका हे करके उसे स्टोर नहीं कर सकते, उसे सिर्फ ग्रेजिंग के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन यानी किस प्लांट का कितना लाइफ स्पैन है, कितने अर्से बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी और पहले जनरेशन ख़त्म होगी। फर्टिलिटी नीड्स यानी उसको कौन से ग्रास को या कौन से प्लांट्स को कौन सी ज़मीन की ज़रूरत है, जिस ज़मीन में कितनी फर्टाइलेशन होनी चाहिए कि वो फर्टाइल हो। नेक्स्ट है हमारे पास फोरेज एस्टेब्लिशमेंट। फोरेज हम किस तरह एस्टेब्लिश करते हैं, प्लांट एट लीस्ट 1 ईयर अहेड, यानी अगर आपने फोरेज बनाना है तो उसे 1 साल तक तो आपने उसे चलाना है, 1 साल तक आपने प्लानिंग करनी है। पूरे 1 साल तक 6 माह या 3 माह के लिए आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, फिर उसे आपने पूरा 1 साल लेके चलना है, क्योंकि आपका फिर इतनी जो मेहनत लगेगी उसका आपने प्रॉफिट भी तो लेना है। प्लानिंग इंक्लूड सॉइल टेस्टिंग। सबसे पहले जो है वो कहते हैं कि अगर आपने फोरेज बनाना है 1 साल पहले उसकी प्लानिंग करें। उसमें प्लानिंग में क्या होगा, सबसे पहले तो आपने सॉइल को टेस्ट करना है, जिस सॉइल में आपने क्या करनी है, अपनी उगानी है ग्रास वगैरह, फोरेज की कोई भी क्रॉप जो है जिस सॉइल में जो उगानी है उसका आपने टेस्ट करना है। सॉइल कितनी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कंपोजिशन है, कितनी वो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, और कितनी उसके अंदर जो है फर्टिलिटी है। डोंट बी चीप विद फर्टिलाइज़र, लाइमस्टोन एंड सीड्स, यानी जो है अपना जो फोरेज क्रॉप बनाने का जो काम है वो आपने बेहतरीन क्वालिटी का करना है, तो सस्ते बीज और लाइमस्टोन और फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तो प्रॉपर फील्ड प्रिपेयर करके अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करें ताकि अच्छी क्वालिटी का आपके पास फोरेज का क्रॉप आए। सेलेक्ट द राइट फोरेज फॉर राइट स्पीशीज़, फोरेज स्पीशीज़ एंड बेस्ट अवेलेबल। अब मुख्तलिफ ग्रासेस की स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, ग्रास 1 है, ग्रास 2 है। अब हमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रास है, ठीक है, कौन सी ग्रास की स्पीशीज़ जो है वो फोरेज बनाने के लिए नेसेसरी है, फिर वो करते आप चूज़ करें। नीड गुड सॉइल कंटेक्ट, ठीक है, नीड गुड सीड सॉइल कंटेक्ट, यानी कि सीड को इतना ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर आप उसको बोएं कि वो ज़मीन के साथ जो मिट्टी है उसके अंदर उसके साथ सही कांटेक्ट में हो, ताकि वो ज़मीन की मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स ले सके। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा भी डीपली आपने उसे बरे नहीं करना, दबाना नहीं है। व्हाट डू यू नो अबाउट हार्वेस्टिंग फोरेज, फोरेज को हार्वेस्ट करने के मतलब आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपका होना चाहिए मेकिंग क्वालिटी फोरेज इज़ एन आर्ट। ये MCQs आ सकता है कि जो क्वालिटी फोरेज बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट है, फ़न है, ये हर किसी के बस के काम नहीं, इसमें आपके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो बंदा ये बना करने का, जिस बंदे को इसका पता है, जो इसमें प्रोफेशनली है, एक्सपर्ट है, वही फोरेज की क्रॉप्स बना के इसको स्टोर कर सकता है। नीड टू नो योर फोरेज स्पीशीज़, आपको अपनी फोरेज की जितनी वो क्रॉप्स हैं उनकी स्पीशीज़ का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बोनी है, कौन सी नहीं बोनी, कौन सी जो है उगा के हमने हे बनाना है, किसका साइलेज बनाना है। कीप ऑन द टॉप ऑफ द वेदर, जी आपने मौसमियाती तब्दीलियों के ख़िलाफ़ जो भी इनके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं आपके प्लाट्स के अंदर, वो भी आपने चेकआउट करते रहना कि मौसम की ख़राबी की वजह से आपके क्रॉप की जो है उसके ऊपर असर ना पड़े। हैव फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्शन देता हो। ऑप्शन है हैव टाइमली एक्सेस टू इक्विपमेंट, यानी टाइम टू टाइम जहाँ पर इसको बोने की, इनको एक्सरसाइज की, इनकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इनको नई मिट्टी डालने की, पानी डालने की, न्यूट्रिएंट डालने की ज़रूरत है प्लांट्स के अंदर, या बीज जहाँ आपने बोया वहाँ के अंदर, वहाँ पे अपने इक्विपमेंट के ज़रिए इनकी असेस करते रहना। हैव इक्विपमेंट इन गुड वर्किंग ऑर्डर, इक्विपमेंट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, वो इक्विपमेंट का जो इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। हैव हेल्दी फोरेज एंड फ्यू वीड्स, जहाँ पर आपने फोरेज की क्रॉप बोनी है वहाँ पे वीड्स नहीं उगनी चाहिए। हैव सम लक, एंड पे लिखा हुआ है कि आपकी
किस्मत की बात है कि बहुत अच्छा जो फोरेज है उसकी क्रॉप से डेवलप हो, वरना फोरेज की क्रॉप जो है उसको डेवलप करना बहुत एक्सपर्ट काम है। नेक्स्ट है फोरेज स्टोरेज लॉसेस। फोरेज को स्टोर करने के दरमियान जो हमारे पास नुकसान होते हैं, लॉसेस होते हैं, वो कौन से हैं? अनकवर्ड बेल्स स्टोर्ड आउटसाइड। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो हमने फोरेज लिया है, ठीक है, उसको हमने स्टोर करना है, चाहे वो है की फार्म में है, चाहे वो साइलेज की फार्म में है, ठीक है, जिसकी फार्म में भी है, आपने इसको स्टोर करना है ना। स्टोर करने के लिए आपने उसे कोई एक कार्टन में पैक करके किसी एक एरिया में, कमरे में या गोदाम में रखना है। अब उस गोदाम में अगर कोई एक कार्टन भी किसी है का या स्टोर शुदा खुराक का कवर्ड नहीं है, अनकवर्ड बेल्स का मतलब ये बेल्स होता है एक बहुत बड़ा गुड्स शिया का मजमुआ जो कि एक जगह कलेक्ट करके हमने रखी थी, उनके अंदर कोई भी अनकवर्ड बेल्स है तो उसको आपने बाहर रखना है। जो ख़राब हो चुकी है उसको साफ़ खुराक से, जो ख़राब शुदा खुराक है उसको सही खुराक से आपने दूर कर देना है। है ब्लेड टू वेट, यानी अगर आपने फोरेज का जो है बनाया है उसका जो ब्लेड है, यानी उसकी जितने भी हमने स्टोरेज करके रखी हुई है ब्लेड की शक्ल में, एक पूरा कॉटन की शक्ल में, अगर वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाए तो वो ख़राब हो जाता है। बेल्स स्टैक्ड इन कंटैक्ट विद ग्राउंड, ठीक है, आपने हे की शक्ल में इस तरह बेल्स बनाई हैं ढेर सारी, ठीक है, उनको एक दूसरे के ऊपर रखा है। अब ये बेल्स जो है जिस गोदाम में आप रख रहे हैं उस गोदाम की जो नीचे ज़मीन है ना, ये वाला कार्टन उस ज़मीन से टच नहीं करना चाहिए, उस ग्राउंड से या उस गोदाम की दीवारों से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीवारों के ऊपर और ज़मीन के ऊपर अभी इंसेक्ट होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो इनको खुराक को ख़राब कर देते हैं। तो आपने नीचे कोई जो है चार्ट बिछा लेना है, कोई पॉलीथीन शापर बिछा लेना है, कोई प्रोटेक्टिव लेयर बिछा लेनी है, और उसके ऊपर आपने क्या करना है, अपने जो बड़े बड़े स्टैक हैं बेल्स के, वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह स्टैक की शक्ल में रख देने हैं। इससे फिर वो बच्चे रहते हैं, महफूज रहते हैं। होल्स इन प्लास्टिक बैग्स एंड ट्यूब्स आर ली सॉइलोज। मैंने पहले बताया था कि जो प्लास्टिक बैग जिसमें हम लोग अपना है या साइलेज स्टोर कर रहे हैं उसमें कोई सुराख नहीं होना चाहिए, उसके जो कोने हैं वो बिल्कुल अच्छे से टाइट होने चाहिए ताकि उसमें कोई भी हवा या जर्म्स अंदर ना जाए। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि आपने, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है कि लीकी सॉइलोज का मतलब ये है कि हमने जो साइलेज बना के ज़ेरे ज़मीन खोद की जगह उसके अंदर रखते हैं ना, खंदक बना के या ज़मीन के ऊपर ही खंदक सी बना के उसके अंदर हम जो साइलेज स्टोर करते हैं, वो साइलोज जो है या खंदक है वो लीकी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर भी कोई सुराख ना हो। तो नेक्स्ट है कि पुअरली पैक्ड एंड अनकवर्ड ट्रैंकर्स। वही बात है कि आपने जिसमें भी पैकिंग करनी है अपनी है की या साइलेज की, वो पुअरली पैक नहीं होना चाहिए। उसके जो भी कार्टन है सारा, जिसके पॉलीथीन शापर के अंदर आप इसे पैक कर रहे हैं या फिर जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसके कोने जो हैं और उसकी दीवारें अच्छे से पैक हों, ठीक है, वो अच्छे से आपने पैक रखनी है ताकि उसमें कोई चीज़ एंटर ना हो सके। इवेल्यूटिंग ही हाई क्वालिटी जो है वो है कि जो क्वालिटी है वो किस तरह होनी चाहिए, वो लीफलेस नेस उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, उसका लीफ भी शामिल हो, उसका जो कलर है वो ठीक रहना चाहिए। फॉरेन मटेरियल जो हम एडिटिव्स उनको स्टोर करने के लिए, रखने के लिए ऐड करते हैं, वो वाले मटेरियल की भी अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने चाहिए। उसकी खुशबू और उसकी कंडीशंस जो है ना, जिस कंडीशंस में है बरकरार रहे, ख़राब ना हो, वो प्रोवाइड करनी चाहिए प्रॉपर। और जो भी एक्टिविटी हो रही है फॉर्मेशन में, यानी है हमने रख दिया बनने के लिए, नेक्स्ट डे तक हम उसे ओपन नहीं करेंगे, तो उसके अंदर जो भी एक्टिविटी है वो मेंटेन रहे प्रोवाइडेड कंडीशंस में। नेक्स्ट है कि वाई मैनेज पास्चर्स, ठीक है, इसका लेक्चर पहला है 185 का, कि पास्चर्स हम क्यों बनाते हैं, इनका फ़ायदा क्या है, हमें क्यों बनाने चाहिए, मैनेज करने की क्या ज़रूरत है। वाई मैनेज पास्चर्स आर प्रॉफिटेबल होते हैं क्योंकि ग्रेस्ड फॉरेज इज़ गुड, चीप एंड फीडेबल। जो ग्रेज्ड फोरेज होता है, यानी फोरेज की वो, यानी क्रॉप की वो किस्म जो ग्रेजिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है, जहाँ पर चरागाह बना के, पास्चर्स चरागाह को बोलते हैं, जहाँ पर हम खेत उगाते हैं या ग्रास वगैरह छोटी बड़ी ग्रास उगाते हैं, वो क्या होती है, एक तो गुड होती है, दूसरी उसके ख़रीदने के लिए पैसे नहीं लगते, चीप फूड है। पास्चर्स आर इनएक्सपेंसिव टू डेवलप एंड मेंटेन, ठीक है, ये इनको जब हमने शुरू में डेवलप करना हो तो इनके ऊपर लो इन्वेस्टमेंट है, ये इतने महंगे भी नहीं है, और एनिमल्स जो होते हैं इसको इजीली इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी एनिमल्स आके इसको इसके अंदर घूम के खाते हैं इसको। देयरफॉर देयर इज़ अ रिडक्शन इन नीड फॉर मैकेनिकल मशीन हार्वेस्टिंग एंड फॉरेज हैंडलिंग। इसका ये फ़ायदा है कि जो क्रॉप फोरेज की होती है उसको काटने के लिए हमें किसी हार्वेस्ट करने के लिए मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम एनिमल्स के जरिए उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। वाइल
वाइल ऑन पास्चर एनिमल स्प्रेड मैन्योर इन दी फील्ड। जैसे जैसे पास्चर के अंदर एनिमल्स स्प्रेड होते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पास्चरिंग या ग्रेजिंग करते हैं, तो वो अपना मैन्योर जो होता है, गोबर वगैरह वहाँ पे फैला देते हैं, जो कि वहाँ के फिर पास्चर के, फील्ड्स के, क्रॉप्स के लिए एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है हाउ वी प्रोटेक्ट सरफेस एंड ग्राउंड वाटर फ्रॉम न्यूट्रिएंट पोल्यूशन। अब ये है कि सॉइल के अंदर हम कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे जहाँ पे हमने पास्चर बनाना है वहाँ पे हमने बीज बोना है, फिर हमने उस बीज के साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करने हैं ताकि वो जो है हमारी रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है वहाँ पे ग्रोथ हो। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए न्यूट्रिएंट का काम क्या है। ये क्या करते हैं, एक्ट एज फिलर टू स्क्रीन आउट एंड ट्रैप सॉइल पार्टिकल्स विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। जैसे हम बीज वगैरह बोते हैं तो हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल देते हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। दी न्यूट्रिएंट्स आर देन यूटिलाइज्ड बाय पास्चर प्लांट्स। फिर वही जहाँ पास्चर प्लांट्स के डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पास्चर वाली जगह के जहाँ पर बीज हम बोते हैं तो वहाँ पर जब ये न्यूट्रिएंट्स हम ऐड करते हैं तो ये पास्चर प्लांट जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेके उनको यूज़ कर लेते हैं। Once these nutrients have moved into root zone of the soil, जैसे ये न्यूट्रिएंट्स ज़मीन की तह तक पहुँचते हैं तो सॉइल से क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं और अपने अंदर ले जाते हैं। रिड्यूस सॉइल इरोजन। पहला काम क्या था कि किस तरह हमें सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को न्यूट्रिएंट की पोल्यूशन से रोकना है। हमने क्या करना है, जो न्यूट्रिएंट्स हमने ऐड करने हैं वो इतनी क्वांटिटी में हो कि सिर्फ प्लांट जो होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर सके और यूज़ कर सके। दूसरा हमने क्या करना है, रिड्यूस सॉइल इरोजन। सॉइल की जो इरोजन है उसको हमने कम करना है। सॉइल इरोजन क्या होती है, मिसाल के तौर पर किसी जगह बहुत ज़्यादा बारिश हुई है या सैलाब आया है तो सैलाब का पानी जो होता है वो जब चीज़ों को बहा के ले जाता है तो वो साथ ज़मीन की जो मिट्टी होती है उसको भी उखेड़ के साथ बहा के ले जाता है, यानी मिट्टी भी जो होती है वो डिसऑर्डरली उखेड़ दी जाती है और साथ बह जाती है, तो इसे कहते हैं सॉइल इरोजन। इससे बहुत ज़्यादा जो होता है प्लांट्स को नुकसान होता है। The top growth of pasture plants lessens the impact of raindrops on the soil surface and also slows down the surface runoff water across the field। वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा पास्चर के प्लांट्स होते हैं, जो हमने प्लांट्स उगाए हुए होते हैं, ये इस तरह के लॉसेस को कम कर देते हैं। यानी जो रेन ज़्यादा हैवी रेन हो तो वो क्या होगी, सॉइल की सरफेस को सॉइल इरोजन नहीं होने देगी, सॉइल की सरफेस को बरकरार रखेंगे ये पास्चर प्लांट्स के उगे होने की वजह से, और मिट्टी भी ज़्यादा बह के नहीं जाएगी और जो वाटर होगा वो नीचे वाटर टेबल में स्टोर होता रहेगा। और ये पास्चर प्लांट जो होते हैं वो लेसन कर देते हैं रेन ड्रॉप्स का जो अक्सर होता है वो सॉइल सरफेस के ऊपर, यानी सॉइल इरोजन नहीं होने देते। ये ज़मीन के पार्टिकल्स को, मिट्टी के पार्टिकल्स को जकड़ के रखते हैं और इस तरह मजबूत हो जाती है ज़मीन। पास्चर प्लांट्स का जो रूट सिस्टम होता है वो बेसिकली क्या करता है, बाइंड दी सॉइल टुगेदर। वो सॉइल को आपस में बाइंड के रखता है ताकि मिट्टी जो है वो पानी के बहाव के साथ बह ना जाए। मोस्ट जो पास्चर कीप दी सॉइल कवर्ड ईयर अनलाइक एनुअल क्रॉप्स। वो क्या कह रहे हैं कि जो पास्चर होते हैं ये तो सारा साल जो है वो ज़मीन को कवर रखते हैं, लेकिन जो एनुअल क्रॉप्स होती हैं वो साल बाद काटी जाती हैं और ज़मीन फ्री हो जाती है, उसके ऊपर फिर कुछ अर्से के लिए हम सॉइल के ऊपर क्रॉप जो है वो दोबारा नहीं उगाते। जो पास्चर सॉइल होती है वो मोस्टली सारा साल ही सॉइल को, पास्चर जो प्लांट होते हैं वो सॉइल को कवर रखते हैं। नेक्स्ट है हाउ वी इम्प्रूव फोरेज यील्ड एंड क्वालिटी। फोरेज की जो यील्ड है, फोरेज को क्रॉप्स हैं उनकी हम प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा करें, यील्ड कितनी हो और उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव फोरेज यील्ड एंड क्वालिटी। प्लांट्स दैट आर मेंटेन्ड एट द ऑप्टिमम फर्टिलिटी लेवल एंड आर नॉट स्ट्रेस्ड बाय पेस्ट और बाय पुअर ग्रेजिंग मैनेजमेंट विल बी मोर प्रोडक्टिव। हमें क्या करना है कि हमें जो क्रॉप के अंदर प्लांट्स यूज़ करने हैं उनको ऑप्टिमम फर्टिलिटी लेवल देना है, यानी जितनी उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जिस टेम्परेचर पे वो अच्छे से अपने आप को बरकरार रख सके, अपने मेटाबॉलिज्म को, जितना मॉइस्चर चाहिए, जितनी उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे फर्टिलिटी लेवल वो ऑप्टिमम होना चाहिए। एंड आर नॉट स्ट्रेस्ड बाय पेस्ट, यानी उस प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा जो इंसेक्ट और पेस्ट है उनका अटैक भी नहीं होना चाहिए। इनके अटैक्स के ऊपर से प्लांट्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। आर बाय पुअर ग्रेजिंग मैनेजमेंट। तीसरा क्या काम है कि जब प्लांट्स हमें फोरेज के डेवलप करते हैं, क्रॉप्स बनाते
करते हैं फोरेज की, तो उसके ऊपर अगर हम ज़्यादा जानवर छोड़ दें और ज़्यादा ग्रेजिंग करवा दें तो वो फोरेज की जो क्रॉप होती है वो ख़राब हो जाती है। तो हमें इतनी ज़्यादा ग्रेजिंग नहीं करवानी कि हमारा पास्चर ही ख़त्म हो जाए। हेल्थी प्रोडक्टिव और प्लांट्स जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि प्रोवाइड होगा उससे हमें क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलेगा। हेल्दी प्लांट्स जो होते हैं वो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देते हैं। यहाँ पर ये अपने MCQs के लिए भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि वाई मैनेज पास्चर का टॉपिक 2 है रिड्यूस वीड्स एंड इम्प्रूव एस्थेटिक्स। ठीक है, इनको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पास्चर के अंदर जो हमें रिक्वायर ग्रासेस हैं या क्रॉप की फील्ड है वो सिर्फ रखनी है। जो वीड्स हैं ना, वीड्स क्या होती हैं, जो नेचुरली खुद ग्रो कर जाती हैं किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी क्रॉप के अंदर। एक तो हमने क्रॉप खुद उगाई है, उसके साथ वीड्स जो होती हैं वो खुद ही ग्रो कर रही होती हैं। तो वीड्स को हमने फैलने नहीं देना। वीड्स बेसिकली क्या है, आर अपॉर्चुनिस्टिक हैं, क्योंकि ये मौके का फ़ायदा उठाती हैं एक जगह पे जहाँ पर इन्हें देखा कि थोड़ी बरसात प्लांट की जो है मकदार कम है और ज़मीन ज़्यादा है, वहाँ पर ये अटैक कर देती हैं और वहाँ पे फैलना शुरू हो जाती हैं। तो वीड्स जो है कैन नॉट गेन ए फुट होल्ड इन ए फील्ड विद वाइगरसली ग्रोइंग प्लांट्स। जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो जिस पास्चर में, वहाँ पर वीड्स जो है उन्हें जगह ही नहीं मिलती, फैलने का मौका ही नहीं मिलता। तो हमने क्या करना है, एक क्लीन और वीड फ्री जो पास्चर है वो हमने डेवलप करना है और वो हमारी अच्छी इम्प्रूवमेंट जो मैनेजमेंट है उसको शो करता है। तो आपने ये याद रखना है कि वीड्स को हमने वहाँ पर ग्रो नहीं होने देना। नेक्स्ट है कि मेंटेनिंग पास्चर के अंदर उसको रोटेट, क्लिप, एरिगेट, ड्रैग मैनवर। इसमें क्या है कि ये उसको तरीके हैं हल चलाने के भी। ड्रैग मैनवर यानी उसके जो मैनवर करती हैं जानवरों का जो मैनवर होता है उसकी सफाई भी रखनी चाहिए, वहाँ पर गंदगी नहीं फैलने देनी चाहिए। ग्रेजिंग मैनेजमेंट में क्या होगा कि ग्रेजिंग कैसे करवानी है, कि कितने एरिया पर कितने एनिमल्स छोड़ने हैं ताकि वो चुग सके, खा पी सके। ग्रेजिंग करवानी है, ग्रेजिंग कर सके। प्रोटेक्टिंग पास्चर प्लांट टू रिजर्वायर एंड मेंटेनिंग प्लांट्स इन ए वेजिटेटिव स्टेट आर कीज टू गुड पास्चर। गुड पास्चर की कीज़ क्या है, एक तो आपने क्या करना है, प्लांट रूट के रिजर्वायर को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, आपने वेजिटेटिव स्टेट को ख़त्म नहीं होने देना। मिसाल के तौर पर एक हमारा पास्चर है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट हम प्लांट्स लगाए हुए हैं, नीचे उनके रूट्स हैं, ठीक है, ऊपर उनका जो है वेजिटेटिव पोर्शन है। अब जो एनिमल्स आएंगे वो इनका वेजिटेटिव पोर्शन खा जाएंगे, खाते खाते वो इनकी रूट्स तक भी पहुंच के इनकी रूट्स को भी खा जाते हैं। तो नीचे जो रूट्स होती हैं इनके रिजर्वायर को हमने ख़त्म नहीं होने देना, क्योंकि रूट्स की रहेंगी, इनके रिजर्वायर रह जाएंगे तो उनसे दोबारा प्लांट उग सकता है, दोबारा ग्रास उग सकता है। तो अगर रूट भी ख़त्म हो जाए तो फिर हमारा पास्चर फ्लोरेज से खाली हो जाएगा, वहाँ पर सिर्फ मिट्टी रह जाएगी। तो यहाँ पर भी वो उन्होंने ये लिखा हुआ है ओवर ग्रेजिंग का नुकसान। ओवर ग्रेजिंग रिड्यूस करता है रूट रिजर्वायर को विच श्रिंक दी रूट सिस्टम, जो रूट सिस्टम को बिल्कुल श्रिंक करके तंग कर देता, थोड़ा कर देता और वो फैलाव नहीं रहता। एंड लीड्स टू फीवर लीव्स बीइंग प्रोड्यूस्ड। प्लांट्स आल्सो टेक लॉन्गर टू रिकवर फ्रॉम ग्रेजिंग। फिर इस तरह ओवर ग्रेजिंग हो जाए तो प्लांट को दोबारा अपनी रूट्स रिकवर करना और बड़े होने पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अंडर ग्रेजिंग जो होती है रिड्यूस करती है, यानी वो वाला प्लांट जो कि अभी जिसके ऊपर हमें ग्रेजिंग तो करवा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग तो नहीं करवा रही, लेकिन इतनी ग्रेजिंग करवा रहे हैं कि वो भी उसके ऊपर अफेक्ट कर रही है, यानी दरमियानी दर्जे की हम ग्रेजिंग नहीं करवा रहे। वो भी क्या करेगी, उसकी क्वालिटी को कम कर देगी, उसकी यील्ड को भी कम कर देगी और प्लांट जो होंगे उसको ओवर मैच्योर जो है प्लांट्स नहीं होने देगी। जो प्लांट्स होते हैं उनको मैच्योर ही नहीं होने देगी, उगने ही नहीं देगी और उगने से पहले ही वो जो क्या होता है ग्रेजिंग होने की वजह से प्लांट ख़त्म हो जाता है। फ्लोरेज की रीग्रोथ कैसे हम कर सकते हैं, जब वो फ्लोरेज की रीग्रोथ करें तो क्या होता है, वो रिकवरी उसको पहली दफ़ा रिकवर करना मुश्किल होता है, फिर बाद में जब रिकवरी के बाद जो होती है उसके ऊपर ग्रोथ की थोड़ी तेज़ हो जाती है और जब रैपिड ग्रोथ पीरियड गुजर जाता है, तेज़ी ग्रोथ गुजर जाता है, तेज़ी ग्रोथ का जो रीजन होता है उसके बाद फिर उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है कि हाउ ग्रेजिंग अफेक्ट रूट ग्रोथ। मैंने पहले बताया कि जो ओवर ग्रेजिंग होती है वो रूट सिस्टम को ख़त्म कर देती है, यानी प्लांट्स को, ग्रासेस को जानवर जड़ों तक खा जाएं तो फिर वो रूट सिस्टम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास है कि ऑल, ये बस आपने MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बात यहाँ से समझनी है। ऑल रूट ग्रोथ स्टॉप्स फॉर 12 डेज विद 80% रिमूवल। ठीक है, अगर हमने प्लांट्स हैं, ठीक है, उसकी जो रूट्स हैं वो 80% नीचे से ग्रेजिंग ऊपर करने की वजह से, जानवरों की ग्रेजिंग की वजह से वो प्लांट की जो रूट्स हैं वो 80% रिमूव हो जाएं तो उस प्लांट को दोबारा ग्रो करने के लिए 12 दिन चाहिए रिकवर होने के लिए, यानी वो 12 दिन बाद जो है उसकी रूट दोबारा ग्रो करना शुरू करेंगी, वरना वो वहाँ पर ही स्टॉप रहेंगी 12 दिन तक। इसी तरह जो अगर हम 90% जो है रूट को रिमूव कर दें
ठीक है। जो ग्रास है उसकी रूट जो है वो ओवर ग्रेजिंग करने की वजह से नीचे से 90% ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर उस 90% रूट को दोबारा रिकवर करने के लिए, दोबारा ग्रोथ स्टार्ट करने के लिए 18 डेज़ चाहिए, यानी वो 18 डेज़ बाद दोबारा ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह 60% रिमूव हो जाए तो उनमें से 60% अगर रूट रिमूव हो तो उस वक्त आधी जो रूट होती है वो ग्रोथ स्टार्ट रखती हैं, आधी जो होती हैं वो अपनी ग्रोथ है रोक देती हैं। एक गुड ग्रेजिंग रूल ऑफ थंब जो है वो इधर दिया गया कि टेक हाफ लीव हाफ, यानी थोड़ा ही लें, थोड़ा खाएं और ताकि उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर बर्डन भी कम हो, ठीक है। इन द लॉन्ग रन द एनिमल्स विल हैव मोर फॉरेज टू ग्रेज। अगर हमने दरमियाने दर्जे की ग्रेजिंग करवाएं तो फॉरेज कभी भी ख़त्म ना हो, वो ज़्यादा तादाद में बढ़ जाए। वाई टाइमली मूविंग क्यों ज़रूरी है? टाइमली मूविंग का मतलब है वक्त पर काश्तकारी करना, वक्त पर सब्जियां काटना या ग्रास काटना, ग्रास को काट कर उसको हमवार करना, बराबर करना, ठीक है, उसकी ब्रांचेस को, इसे कहते हैं मूविंग प्रिवेंट्स प्लांट्स फ्रॉम बिकमिंग ओवर मैच्योर। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद करना है। मूविंग क्या करता है? प्लांट्स को ओवर मैच्योर होने से बचाता है। वेजिटेटिव प्लांट्स आर मोर प्लेटेबल दैन एंड न्यूट्रिशन। जो वेजिटेटिव प्लांट्स होते हैं, जिनके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वो ज़्यादा जो है खाने में न्यूट्रिशियस भी होते हैं और प्लेटेबल यानी हर जानवर जो है उसे ईजिली खा के हजम भी कर सकता है, ठीक है। तो मोइंग हेल्प्स टू कंट्रोल वीड्स। अगर आप मोइंग करते रहेंगे, दरमियान में से प्लांट्स को काट के बराबर करते रहेंगे तो आप मोइंग के दौरान वीड्स भी काट के बाहर फेंक देंगे तो वो वीड्स को कंट्रोल रखेगा और उसके फैलाव को बढ़ने नहीं देगा। फ्लैश ग्रेजिंग जो होती है कैन वर्क इन प्लेस ऑफ मोइंग टू हेल्प रिड्यूस एक्सेस फॉरेज इन पैडॉक्स, ठीक है। पैडॉक्स जो होता है ये स्पेसिफिकली हॉर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा पास्चर होता है, ग्रेजिंग पास्चर, जिसके बड़े पास्चर के दौरान हमने छोटी छोटी दरमियान में बाड़ें लगाई होती हैं। हर पास्चर में एक एनिमल या एक हॉर्स को हमने बांधा होता है और उसको हमने ग्रेजिंग करने के लिए भी कुछ ना कुछ एरिया दिया होता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि फ्लैश ग्रेजिंग का मतलब है किसी हायर एनिमल से हम ज़्यादा ग्रेजिंग करवा लेते हैं और मूविंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बड़ा जो एनिमल होता है वो फिर लंबी जो ग्रासेस की ब्रांचेस होती हैं उनको खा पी सकते हैं। नेक्स्ट है वाई कंट्रोल वीड्स को क्यों कंट्रोल करना चाहिए? वीड्स क्यों गैर ज़रूरी है? इनका नुकसान क्या है? सम वीड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड इलीगल नोशियस वीड्स बाय द स्टेट। कुछ वीड्स ऐसी होती हैं, जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जो कि अपने असरात की वजह से जहरीली साबित होती हैं, तो गवर्नमेंट ऐलान करती है कि ये वीड्स आपकी फसल में या खेत में या सब्जियों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वीड्स लुक्स बैड, दे रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन योर मैनेजमेंट। अगर वीड्स ज़्यादा फैली होंगी आपके खेतों में तो आपको पता चलेगा कि इस खेत को संभालने वाला बंदा इतना मैनेजमेंट नहीं कर सकता, वो इसको संभाल नहीं सकता। वीड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? वीड्स विल रिड्यूस द स्ट्रैंड्स ऑफ डिज़ायरेबल प्लांट्स। जो हमें जितने प्लांट्स की प्रोडक्शन करके उसकी डेवलपमेंट चाहिए उतनी हमें डेवलपमेंट नहीं मिलेगी, उसकी रिड्यूस रह जाएगी और प्लांट की क्वालिटी ठीक है अच्छी से बुरी कर देगा और उसकी यील्ड प्रोडक्शन को भी कम कर देगा और रिड्यूस ओवरऑल एनिमल यील्ड को भी कम करेगा, क्योंकि जिस प्लांट को एनिमल्स खा रहे हैं वो प्लांट ही कम मिलेगा तो एनिमल्स की जो यील्ड है वो भी कम हो जाएगी। कुछ वीड्स जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं और एनिमल प्रोडक्ट को भी इफ़ेक्ट करती हैं। सीड्स आर स्प्रेड थ्रू मैनवर। तो जो मैनवर जो है इसके ज़रिए हम सीड्स का भी फैलाव कर सकते हैं। वीड्स मैनेजमेंट क्या है? वीड्स को किस तरह मैनेज करते हैं? सबसे पहले कल्चरल कंट्रोल, ठीक है। सकाफती कंट्रोल किस तरह होता है? मोइंग करके, ग्रेसिंग करके, ओवर सीडिंग करके, इम्प्रूव्ड फर्टिलिटी। मोइंग करके का मतलब ये है कि हमारे खेत में अगर वीड्स आती जाएँ तो उनको आप काट दें। ग्रेजिंग का मतलब ये है कि आप एनिमल्स छोड़ दें और वो उसको ग्रेज करके खा जाए। ओवर सीडिंग का मतलब ये है कि आप ऐसे एरिया में जहाँ पे आप चाहते हैं कि वीड्स ना उगे वहाँ पर ज़्यादा अपनी रिक्वायर्ड फसल के बीज गिरा देंगे, फिर फसल ज़्यादा उगेगी और वीड्स कम उगेंगी। इम्प्रूव्ड फर्टिलिटी, जो आपकी है सॉइल, उसकी फर्टाइल इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो प्लांट की तरफ ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो, प्लांट की ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होगी तो प्लांट ग्रोथ होगी तो वो प्लांट स्ट्रॉन्ग होगा, वीक नहीं होगा। तो इस तरह फिर वीड्स को मौका नहीं मिलेगा स्ट्रॉन्ग वाले प्लांट वाली जगह पे अटैक करना और ग्रो करना। केमिकल वीड कंट्रोल ग्रेजिंग रिस्ट्रक्शन, इसमें क्या मतलब है? यानी जो वीड्स हैं, ठीक है, अगर उनको हम काट नहीं सकते तो उनको हम किस तरह कंट्रोल करें? उनको फिर हम क्या करेंगे? केमिकल डाल के, ठीक है, उनको ख़त्म करेंगे केमिकल्स के ज़रिए, यानी केमिकल्स डालेंगे और उनको केमिकल्स उनको मार देंगे। अब वो वीड कंट्रोल तो आ गया। आगे ग्रेजिंग रिस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है?
यानी अगर किसी एरिया में, ठीक है, आपने एक पास्चर बनाया हुआ है, उस पास्चर में आपकी अपनी ग्रेजिंग की फसल भी मौजूद है जो आपने जानवरों को जहाँ पे ग्रेजिंग करानी, लेकिन उस फसल में साथ में वीड्स भी ग्रो कर रही हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि वीड्स ख़त्म हो जाएं, आपने क्या करना है कि सबसे पहले उस फसल में आपने केमिकल्स का छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के कुछ दिन बाद आपने एनिमल्स को इसके अंदर नहीं छोड़ना, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप केमिकल्स छिड़काएंगे तो वो फसल के ऊपर भी गिरेगा, वीड्स के ऊपर भी गिरेगा, वीड्स ख़त्म हो जाएंगे, फसल बरकरार लेगी। लेकिन फ़ौरन अगर एनिमल्स छोड़ देंगे तो वो फसल जब एनिमल्स खाएंगे तो वो उनके अंदर जाके केमिकल्स पॉइजनस का बायस बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ केमिकल्स है, एली की इंस्ट्रक्शंस नन है, यानी अगर एली का आपने छिड़काव करना है फसल के ऊपर तो आप एनिमल्स छोड़ सकते हैं, ये जहरीली नहीं होती। दूसरी है कि 2,4-D केमिकल अगर आप फसल के ऊपर छिड़काएंगे वीड्स को ख़त्म करने के लिए, तो आपने कोई भी कॉज को और किसी भी एनिमल्स को 7 दिन तक वहाँ पर नहीं जाने देना, ठीक है। 7 दिन के बाद जब इस केमिकल का असर ख़त्म होगा तो मिल्क कॉज जो होती हैं उनको आप जाने दे सकते हैं। इसी तरह बेनवल है, राउंड अप है, स्पाइक स्टिंगर है, ये सारे हमारे पास हर्बिसाइड्स हैं, ठीक है, जो कि हर्ब्स को, वीड्स क्या होती हैं बेसिकली, वीड्स हमारे पास क्या होती हैं, हर्ब्स होती हैं जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं। इन हर्ब्स को ख़त्म करने के लिए हम हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं। हर्बिसाइड्स जो होंगे ये है सारे, इन हर्बिसाइड्स का रिस्ट्रिक्शन, ग्रेजिंग रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई है कि इनका इस्तेमाल करने के बाद कितने दिन तक आपने एनिमल्स वहाँ नहीं छोड़ने, यानी बेनवल यूज़ करेंगे तो 7 दिन तक वहाँ पे एनिमल्स जाके खा भी नहीं कर सकते, ग्रेजिंग नहीं कर सकते। इसी तरह राउंड अप यूज़ करेंगे तो 8 वीक्स तक कोई भी लाइव स्टॉक का एनिमल वहाँ नहीं जाएगा, 8 हफ्तों बाद उस फसल में जाके वो ग्रेजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हमने जो लेक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।